एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे भाई, मेरे साथी, जहां भी आप लोग हो, जल्दी से इस सेशन में आ जाइएगा। और आपके लिए जो है आज 2009 का बायोलॉजी 2009 का पूरा सेट, जितना भी क्वेश्चन है, आंसर है, वो हम सारे चीज़ को देखेंगे। तो उससे पहले एक बार फटाफट आ जाओगे, सभी कोई ज्वाइन कर जाओ। और 2009 का जो है पूरा हम खात्मा कर देंगे, ठीक है। 2009 में क्या पूछा था, कहाँ से आया था, कितना प्रश्न आया था, वो सारे आपके पास है मेरे भाई। तो जल्दी से आप लोग एक बार पहले पहले शेयर कर दिया करो। और 2009 का क्वेश्चन बैंक मैं केवल 2009 का लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो फटाफट आप लोग पहले शेयर कर दो मेरे भाई, जो आपका एक बनता है, जो आपका एक अच्छा काम है कि सर एक बार शेयर कर दो। एक बार फटाफट शेयर करके लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दोगे और एक बार बस लाइक कर दो जल्दी से। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन है जो कि नर युग्मक से संयोजन करके आपको क्या बनाता है कि सर हमारा भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा वह पदार्थ है जो कि नर युग्मक से जुड़ करके आपका भ्रूणपोष का निर्माण कर देता है। तो सर तो पता है ना सर, एक हमारा नर युग्मक जुड़ता है और एक हमारा क्या जुड़ता है, तो सर हमारा द्वितीयक केंद्रक। क्या लगाओगे, हमारा जो है कि एक द्वितीयक केंद्रक। जब ये दोनों जुड़ता है, जब दोनों का संलयन होता है तो क्या कहलाता है, हमारा 3n का निर्माण कहलाता है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा द्वितीयक केंद्रक। क्या लगा दोगे सर, द्वितीयक केंद्रक लगा दो। भ्रूणपोष में जो है एक नर युग्मक हमारा द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन की क्रिया करता है, तब जाकर के हमारा क्या होता है कि भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, तो उस घटना को क्या कहते हैं। जब कोई एक जीन का जोड़ा जो है कि वह दूसरे जीन के जोड़े को प्रभाव को दबा देगा, तो वह घटना को क्या कहलाता है भैया, हमारा एपिस्टेटिस कहलाता है। क्या लगा दोगे, तो सर यह जो है कि हमारा एपिस्टेटिस कहलाता है। देखो इसमें क्या होता है कि आप पढ़े हो सर, जब देखो एक लंबा है और एक बोना होता है, तो क्या होता है कि बोना अपने आप को छिपा लेता है और लंबा अपने आप को प्रभावित कर देता है। तो यह घटना हमारा एपिस्टेटिस कहलाता, ठीक है। जब एक जीन दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, तो यह घटना हमारा एपिस्टेटिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए का अणु, अगर डीएनए का अणु जो भैया अगर उसमें साइटोसिन 18% है, तो बहना एडेनिन कितना परसेंट हो जाएगा। आंसर लगाओगे महिमा कुमारी, आंसर लगाओगे खुशी कुमार, आंसर लगा दो फटाफट, सभी कोई आंसर लगा दो। सर क्या हो जाएगा, निशांत कुमार आंसर लगाओगे, मेरे भाई बहना राजेश जितने भी हो आंसर लगाओ, बिट्टू कुमार, कि अगर हमारा साइटोसिन 18% हो जाएगा तो डीएनए में एडेनिन कितना हो जाएगा, सर हमारा 32% हो जाएगा। क्या लगा दोगे, तो एडेनिन जो है कि वह हमारा कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिएगा, बढ़ता त्वचा, क्वेश्चन क्या है भैया, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होता है। मतलब देखो, जो हमारा स्किन कैंसर क्या होता है सर, जो स्किन कैंसर जो बढ़ रहा है, जो स्किन कैंसर का जो अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो किसके कारण बढ़ेगा, इसमें क्या खराबी है, कौन सी वह चीज़ की कमी है, तो सर ओजोन परत की कमी। क्या लगा दोगे सर, ओजोन परत की कमी। अब देखो होता क्या है, बिट्टू कुमार देखोगे एक बार हम बताए थे कि देखो जब भी क्या भैया भैया देखो, जब भी आपका वातावरण का सबसे बाहरी लेयर है ना, सबसे ऊपर वाला लेयर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारा बहुत सारे लेयर पाया जाता है, उसमें एक ओजोन लेयर भी होता है, जिसमें हमारा कौन सा गैस पाया जाता है, तो O3 पाया जाता है, ठीक है। ये ओजोन लेयर क्या करता है, जो सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है ना, अल्ट्रावायलेट, तो उसमें बहुत सारा वो खतरनाक किरण रहता है, उसको शुद्ध करता है, उसको क्या करता है, वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो बहुत सारे आपका लेयर होकर के गुजरता है, और जब हमारे पास आता है तो वह किरण क्या होता है, एक अच्छा किरण में बदल जाता है। मतलब उसके अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ है वो सभी के सभी नष्ट हो जाता है। लेकिन जब हमारे वायुमंडल में ओजोन परत की कमी होगी, तो वो क्या होगा भैया, अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ेगी, तो हमें क्या होगा, कैंसर रोग हो जाएगा, त्वचा कैंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विडाल परीक्षण द्वारा किस रोग का जांच किया जाता है। आंसर लगा दो कि सर विडाल परीक्षण के द्वारा कौन से रोगों का जांच किया जाता है। सारा का सारा क्वेश्चन आपका कितना का है, तो सर 2009 का है। क्या लगा दोगे, तो विडाल परीक्षण के द्वारा कौन से रोगों का, तो हमारा जो है कि टाइफाइड रोगों का जांच किया जाता है। कौन से रोगों का, तो सर हमारा टाइफाइड रोगों का जांच किया जाता है। क्या लगाओगे, विडाल परीक्षण के द्वारा टाइफाइड रोगों का जांच किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टीआरएनए में पाए जाने वाले, क्या सर टीआरएनए में पाए जाने वाले
तीन क्षार का क्रम, तीनों क्षार का क्रम जो है वह क्या करेगा भैया, संदेश वाहक mRNA के कोडोन से बंधता है। तो यह घटना क्या कहलाता है? आंसर लगाओगे भैया tRNA का वह तीन क्षार जो पढ़ करके उसको आगे की ओर भेजता है, तो वह कौन सा अंग हो जाएगा सर हमारा, क्या कहलाता है उसको, एंटी कोडोन कहते हैं। आंसर लगा दोगे? यस सर, हमारा एंटी कोडोन कहलाएगा। बहना क्या करते हैं, तो यह घटना हमारा क्या कहलाता है कि हमारा एंटी कोडन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या भैया कि देखो बुचेरिया ब्रैंकोफटाई, क्वेश्चन देखिएगा, बुचेरिया ब्रैंकोफटाई जो है कि आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है। क्या करता है सर? बुचेरिया ब्रैंकोफटाई जो है कि यह आपको आदमी में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो यह कौन सी घटना कहलाता है? इस घटना को क्या कहते हैं सर हमारा, कौन सा मतलब पैदा करता है, तो किस समूह का जीव है? तो सर क्या लगा देंगे, गोल कृमि, हेलमंथीज लगा देंगे सर। हेलमंथीज हमारा गोल कृमि के कारण क्या हो जाएगा, बुचेरिया ब्रैंकोफटाई नामक रोग फैलता है, फाइलेरियोसिस, जिसको हाथी पांव रोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अत्यधिक अल्कोहल का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर लगा दोगे? सारे के सारे क्वेश्चन 2009 का है भाई। आंसर लगाओगे कि जब अत्यधिक अल्कोहल का, बियर का, सिगरेट का, जब हम इसका अत्यधिक प्रयोग करेंगे, मेनली तो आपको अल्कोहल दिया गया है, तब क्या हो जाएगा हमारा सर, लीवर वाला भाग हो जाएगा। क्या लगा दोगे? तो लीवर वाला भाग हो जाएगा। आंसर क्या लगा दोगे सर? तो आंसर हमारा बी लगा दीजिए। क्या हो जाएगा बहना? तो आंसर बी लगा दोगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? जो हमारा स्पर्म है मेरे भाई, जो फीमेल के अंदर, मेल के अंदर जो स्पर्म पाया जाता है, तो उस स्पर्म का मिडिल पार्ट में क्या पाया जाता है, मिडिल लेयर में क्या पाया जाता है? क्या केंद्रक लगा दोगे, राजधानी लगा दोगे, माइट्रोकोंडिया लगा दोगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या लगाओगे सर, जो है इसमें जो हमारा है कि माइट्रोकोंडिया पाया जाता है। क्या लगा दोगे? तो स्पर्म जो है, ये जो स्पर्म है, तो इसका जो हमारा मिडिल लेयर में जो है सर, मिडिल लेयर में क्या पाया जाता है? तो माइट्रोकोंडिया, जो कि शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करेगा? जो कि शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। तो आंसर हम लोग क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बस आपका ऑब्जेक्टिव खत्म मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। क्या लगाओगे? तो सर मात्र 10 ऑब्जेक्टिव ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, अब ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है। तो अब देखते हैं कि 2009 का एग्जाम में जो है हमारा क्या क्या सब्जेक्टिव पूछा गया है। ठीक है, 2009 के एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्टिव पूछा गया है। क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखोगे भाई, ऐसा नहीं कि सर ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया तो अब सेशन छोड़ के चले जाएंगे। सेशन छोड़ के काहे जाओगे? ऑब्जेक्टिव केवल आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़ी टॉप करा देगा, सब्जेक्टिव भी तो मायने रखता है ना। देखिएगा, वायु परागृत पुष्प में अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? तो मतलब वायु परागृत पुष्प क्या होता है और इसमें अनुकूलन की क्रिया को समझाइए। जो भी पुष्प में वायु परागण होता है वह कैसे अपना सक्षम है? देखोगे क्या लगा देंगे सर? देखोगे सामान्यतः एक लिंगी पौधे में वायु परागण होता है। क्या लगा दोगे सर? जो एक लिंगी पौधा है उसमें क्या होता है सर? हमारा वायु परागण होता है। जैसे देखते हैं मक्का हो गया, नारियल हो गया, खजूर हो गया और पपीता हो गया। तो इसमें क्या होता है कि सर हमारा वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है। ठीक है, वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है। इसमें परागकण, इसमें भैया परागकण बड़ी संख्या में होती है। देखिए सूक्ष्म होता है, इसलिए वायु के साथ साथ क्या भैया, वायु के साथ बहुत दूरी तक चल सकता है। देखोगे ये क्या हो जाएगा? तो सर ये जो है कि हमारा क्या हो जाएगा सर? हमारा ये हो जाएगा हमारा नर वाला भाग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? देखिएगा बहना, ये क्या हो जाएगा सर? हमारा ये हो जाएगा हमारा फीमेल वाला पार्ट। ये हो जाएगा हमारा फीमेल वाला पार्ट। बहुत अच्छी बात है। तो जब देखोगे, जब नर वाला पार्ट से देखिएगा बहना, जब नर, देखो ये क्या हो जाएगा हमारा नर युग्मक हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? परागकण कहते हैं। देखो परागकण काफी अधिक संख्या में क्या हो रहा है कि मादा वाला भाग पर स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन जब यह क्रिया आपको किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा होगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? वायु के द्वारा परागण कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ समझोगे भैया, देखोगे जब ये नर युग्मक, ये क्या भैया लाल लाल, तो ये जो है कि हमारा नर युग्मक है। और जब ये काफी ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है वायु के द्वारा कि महिला के वर्तिकाग्र वाला, मतलब मेरे भाई जो मतलब जो फीमेल पार्ट है, जो पुष्प का जो फीमेल वाला पार्ट है, वो उस पर क्या हो रहा है कि यह परागकण क्या जा रहा है, जाकर के स्थानांतरण हो जा रहा है। और इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? तो परागण की क्रिया कहते हैं। लेकिन कौन से माध्यम के द्वारा हो रहा है? तो सर ये हमारा किसके द्वारा हो रहा है? वायु
के द्वारा हो रहा है। समझ में बिल्कुल आ गया कि जब पुष्प में परागण की क्रिया वायु के द्वारा होता है तो उसको क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। ठीक है, अब देखो सर यहाँ अनुकूलन क्या होता है। देखोगे नर युग्मक की संख्या तो काफी ज्यादा पा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ज्यादा पाए जाने के कारण क्या हो रहा है कि यह आसानी से क्या वजह, जो फीमेल पार्ट है, जो पुष्प का जो स्त्री वाला पार्ट जो है जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भैया, वर्तिकाग्र पर काफी आसानी से स्थानांतरण कर जा रहा है। तो यही घटना हमारा क्या कहलाता है, देखोगे पुष्प, वायु परागृत पुष्प में अनुकूलन को बताए। ठीक है, हमने आपको पूरा तोड़ करके बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब क्या आता देखिएगा भैया, देखो मेंडल ने, देखो क्वेश्चन क्या है कि सर मेंडल जो है, देखिएगा मेंडल जो है अपने प्रयोग के लिए मटर का पादप को चयन क्यों किया। बहुत अच्छी बात है सर, मटर के ही पादप को क्यों चयन किया, नीम के पादप को क्यों नहीं लिया, सेब का पादप को क्यों नहीं लिया सर, और भी अंगूर का पादप को क्यों नहीं लिया, लेकिन ये मटर को ही क्यों लेगा। देखिएगा सबसे पहले तो लिखोगे मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव भी निकलता है, मेंडल को किस कौन से भैया धारा को, मतलब कौन से एक शाखा का जनक कहा जाता है, तो विज्ञान का अनुवांशिक शाखा का जनक कौन है भैया, तो मेंडल नामक वैज्ञानिक है। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में मटर का पादप का चयन इसलिए किया था क्योंकि भैया देखोगे, क्योंकि इसमें जो है कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाया जाता है और इसका देखभाल करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। जो मेंडल है ना, वो मटर का पादप का चयन इसलिए किया था कि सबसे पहली बात तो है कि मटर का पादप में जो है कि विपर्यासी लक्षण 7 जोड़ा पाया जाता है। जी सर, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाया जाता है। ठीक है, इसका जीवन आयु बहुत ही कम होता है। मतलब अगर हम क्या करेंगे, मटर के पादप पर कोई एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो ये तुरंत मर भी तो जाएगा ना, तुरंत मर जाएगा, तो इसके कारण इसका परिणाम ज्यादा दिन तक नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके कारण यह क्या किए थे कि मटर के पादप पर ही अध्ययन किए थे। याद रखिएगा 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाया जाता है, इसलिए इसका जीवन काल अल्प है, उसके बाद इसका देखभाल काफी आसानी से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सर देखिएगा वृषण और अंडाशय, क्वेश्चन देखोगे भैया कि सर वृषण और अंडाशय का जो है कि दो को कार्य बताए। क्या सर कि वृषण और अंडाशय का कौन सा प्रमुख है, क्वेश्चन देखोगे वृषण और अंडाशय का प्रमुख 2 कार्य का नाम बताए। तो देखते हैं सबसे पहले वृषण का क्या कार्य है। देखो यह जो है कि सर देखो वृषण जो है शुक्राणु का निर्माण करता है, बहुत अच्छी बात है। यह नर जनन हॉर्मोन्स का भी स्त्रवन करता है, मतलब जो भी मेल के अंदर जो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, लीडिंग हार्मोन्स होता है, लीडिंग कोशिका जो भैया एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्रवन करता है, जो मतलब जो भी मेल पार्ट के अंदर जो भी भैया आपको हार्मोन्स का स्त्रवन होता है, जैसे यौना अवस्था आता है, प्रजनन की अवस्था आता है, युग्मक का निर्माण होने लगता है, तो यह सब सारे हमारे अंदर में जो है कि हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो यह सब जितना भी घटना है हमारा क्या हो जाएगा, हार्मोन्स के द्वारा होता है। लेकिन वृषण का 2 कार्य क्या होता है, यह शुक्राणु का निर्माण करता है और ये क्या करेगा भैया, तो मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर या मेल शरीर के अंदर जितने भी आपको हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वह शुक्राणु करता है भैया, वृषण करता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, अब क्या है कि सर अंडाणु का 2 कार्य बता दो, अंडाशय का, तो यह अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाशय क्या करेगा सर, अंडाणु का निर्माण करता है। और क्या लगाओगे बहना, ये जो है कि ये मादा जनन हार्मोन्स का स्त्रवन करता है। मतलब देखोगे जो भी महिला है, ठीक है, महिला में जनन चक्र के दौरान बहुत सारी बात होती है। क्या होती है सर, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। उसके बाद जब बात करते हैं तो आवाज में भारीपन होता है और क्या देखेंगे कि तो शरीर के बनावट में बहुत सारी प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो ये सब जो है जो भी महिला के अंदर अंडाणु का निर्माण होने लगता है तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार के चेंजेस दिखने को मिलेगा। तो वो सब क्या होता है, अंडाशय से ही सारे हार्मोन्स का स्त्रवन होता है। ठीक है, तो ये 2 आपको वर्क हो गया, एक तो अंडाशय का 2 कार्य और एक वृषण का 2 कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मतलब आप मेरे भाई 2009 का पेपर देख रहे हो, 2009 का क्या पेपर था, क्या लेवल था। अगला देखिएगा सर हीमोफीलिया को, भैया हीमोफीलिया को जो है देखोगे ब्लीडर्स, क्वेश्चन क्या है, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहा जाता है। देखिएगा हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखोगे इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और यह क्या है, यह एक प्रकार का आपको अनुवांशिक रोग है। देखो हीमोफीलिया रोग से अगर कोई भी व्यक्ति ग्रसित होगा, उसके शरीर में ब्लड का
क्लोटिंग नहीं होगा। जब ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा, अगर उसके शरीर में कहीं पर भी घाव हो जाता है, अगर कहीं पे कट जाएगा, घाव हो जाएगा, तो ब्लड का जब थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्त्रवण करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति का शरीर भी पूरा कमज़ोर हो जाएगा, उसके अंदर सुखाव का गुण आ जाएगा, वह कमजोरी लगने लगेगा। तो ये आपको हीमोफीलिया हो गया। और हीमोफीलिया को ब्लीडर्स क्यों कहा जाता है? तो हीमोफीलिया रोग में ब्लड का थक्का नहीं हो पाता है, ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाता है, इस कारण हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है? तो ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है। याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखो सर, क्या अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? सर जो बात है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बार बार बोलते हो, तो यह कैसा एंजाइम है सर? देखिएगा, यह एक प्रकार का एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? तो यह एक प्रकार का एंजाइम है, इसको आणविक कैंची भी कहा जाता है। देखोगे मेरे भाई बहना, देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ से काटेगा कि देखो एंडोन्यूक्लियस को और क्या कहा जाता है, बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है। तो एंडोन्यूक्लियस को जो है रोशनी देखिएगा, इसको सर हम लोग आणविक कैंची के नामों से भी जानते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखोगे यह क्या करता है कि डीएनए के किसी विशिष्ट स्थान पर से उसको काटने का कार्य करता है। बार बार ही बताए हैं, देखिएगा अगर ये डीएनए है, देखो भैया ये क्या है सर? तो ये हमारा डीएनए, ठीक है, देखोगे ये डीएनए हो जाएगा। और ये डीएनए का देखते हैं क्या भैया, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, देखोगे डीएनए का भैया नाइट्रोजन बेस है। अगर देखोगे ये क्या हो जाएगा भैया, डीएनए का विशिष्ट स्थान से काटने का कार्य करता है। देखो अगर हमारा यहाँ पर कोई क्या भैया, कोई विशेष प्रकार का जीन पाया जा रहा है, अब उसके अंदर कोई भी जीन हो सकता है, चाहे तो या भैया उसका प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा, जिस जीन जो जीव का डीएनए को काटने की बात करते हैं वहां पर शायद हमारा प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, या बहुत सारे कोई भी जीन पाया जाएगा। तो जब हम इसको बीच से काटने का कार्य करेंगे, बीच से काटने का कार्य करेंगे, तो वही एंजाइम हमारा क्या कहलाता है सर? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहलाता है। मतलब डीएनए में पाए जाने वाले किसी खास जीन को उसके बीच स्थान से जो काटने का कार्य करता है उसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है, और जिसको हम लोग सामान्यतः आणविक कैंची के नामों से भी जानते हैं। अगर उदाहरण आ जाएगा तो ई को आर आई लगा दीजिएगा। क्या लगा दोगे सर? ई को आर आई जो है कि वह आपको एंडोन्यूक्लियस क्या भैया, एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन को परिभाषित करें। तो क्या भैया, यह नए पादप का निर्माण की क्रिया, यह क्या भैया, यह नए पादप की का निर्माण की क्रिया, यह नए पादप का निर्माण करने की एक तकनीक है। ऊतक संवर्धन क्या होता है? देखोगे भैया, देखोगे किसी भी, देखो किसी पादप के नए कोशिका, किसी पादप के कोशिका, देखोगे भैया अगर आपके पास मेरे, देखोगे मेरे भाई मेरी बहना, देखोगे निशांत कुमार सभी कोई देखिएगा, अगर आपके घरों में पादप होगा, चाहे अड़हुल का पादप होगा, ठीक है, अड़हुल का पादप को क्या करोगे रंजीत? काट लोगे। अड़हुल का पादप को सर काट लेते हैं, ठीक है, और काटने के बाद जब अड़हुल के कोशिका को पादप में बो देंगे, मिट्टी में बो देंगे, अगर वहां से हमारा नए अड़हुल के पादप का निर्माण हो जाएगा तो वह घटना हमारा क्या कहलाएगा सर? ऊतक संवर्धन कहलाता है। मतलब देखिएगा यह नए पादप का निर्माण करने की एक तकनीक है, ऐसी तकनीक है जिसमें पादप के किसी कोशिका से नए पादप का निर्माण किया जाता है। निर्माण करने की घटना हमारा ऊतक संवर्धन कहलाता है। मतलब कोई भी पादप है, ठीक है, अगर उसकी कोशिका से नए पादप का निर्माण हो जाता है तो यह घटना हमारा ऊतक संवर्धन कहलाता है। और जिसको, इस गुण को क्या कहते हैं? तो टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्या लगा दोगे भाई? तो इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग? टोटिपोटेंसी कहते हैं। और इसको याद रखिएगा, क्या लगाओगे? तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन देखो कि दवा के रूप में जो हमारा मेडिसिन है, ठीक है, मेडिसिन के रूप में भैया जैव प्रौद्योगिकी का दो उपयोग लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है? तो इसका जो है कि आप उपयोग लिखिए मेडिसिन के रूप में। तो क्या लगा दोगे सर? एंटीबायोटिक। क्या लगा दोगे? एंटीबायोटिक के रूप में जो है कि हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। और क्या हो जाएगा भैया? टीकाकरण के रूप में भी, टीकाकरण के भी रूप में एंटीबायोटिक भैया जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं? तो एंटीबायोटिक, ठीक है, ये दो जो है कि इसका उपयोग किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अब अगला क्वेश्चन क्या है सर, जन्मजात रोग को परिभाषित करें। जन्मजात रोग से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, ये देखो भैया, ये क्या है, एक मेल है, ठीक है। ये क्या है तो सर एक फीमेल है, ठीक है। ये क्या है सर, उससे उत्पन्न क्या है सर, एक संतति है। देखोगे, वैसा रोग जो माता पिता के द्वारा बच्चों में प्रवेश करता है, उस प्रकार के रोग को क्या कहते हैं हम लोग? तो सर जन्मजात रोग कहते हैं। अब जैसे देखो, अगर हमको पता चलता है कि देखोगे मेरे भाई मेरी बहना, देखोगे अगर किसी के पिताजी को दम्मा रोग होगा, क्या लगा भैया, तो दम्मा रोग अगर किसी के पिताजी को होगा या किसी के घर में दादाजी को होगा, तो देखिएगा वह रोग जो है पिताजी में भी हो जाता है। देखते हैं, अगर दादाजी को दम्मा रोग होगा तो पिताजी को भी हो जाएगा। अगर दादाजी का बाल झड़ गया होगा तो पिताजी का भी बाल झड़ जाता है। तो जो माता पिता के द्वारा अपने संतति में रोग उत्पन्न होता है, उस रोग को क्या कहते हैं? तो सर जन्मजात रोग कहते हैं। क्या लगाओगे बहना? उसको जन्मजात रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो जन्म अर्थात माता पिता के द्वारा संतति में उत्पन्न किए जाते हैं, इस प्रकार के रोग को जन्मजात रोग कहते हैं। तो आंसर बिल्कुल का बिल्कुल लगा दोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब क्या है भैया, देखो कुछ वन्य, क्या भैया, कुछ वन्य जीवों की विलुप्तता के कारण बताए। देखो भैया, जो जंगल है, ठीक है, जंगल में जो है सर, जंगल में जो है कि बहुत सारे जानवर जो है कि अब विलुप्त हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जंगल में जो है कि जीव जो है सर वह विलुप्त हो रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है भैया? पहली बात है, देखो प्रतिकूल वातावरण। अब सर प्रतिकूल वातावरण क्या होता है? देखोगे प्रतिकूल वातावरण क्या होता है, देखोगे जो शेर है, देखो भैया जो शेर है, ठीक है, बाघ है, उसके लिए क्या चाहिए? उसको तो क्या भैया, एक गर्म का स्थान चाहिए, गर्म वाला स्थान में ही रहता है, वह गुफा बना करके रहता है सर, उसको गुफा होना चाहिए तभी वो रह पाएगा। तो देखो प्रतिकूल परिस्थिति हो गया, मतलब अभी का जो स्थिति है, जो शेर के लिए, बाघ के लिए, चीता के लिए, ये सब के लिए सही नहीं है। अभी क्या हो गया भैया, गर्मी पड़ती है और जंगल में आग लग जाती है, तो ये सब के कारण क्या होगा, जीव का भी घटना घटता है, जीव का मृत्यु होता है। देखो भैया अवैध शिकार, शिकार के भी कारण होता है। जब व्यक्ति क्या करेगा कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शिकार करेगा जंगल में जा करके, तो सीधी सी बात है कि अच्छे अच्छे जीवों का प्रजाति भी घटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, वनों की कटाई। जब हम क्या करते हैं तो जंगल की कटाई खुद ही कर देंगे, तो भैया काहे नहीं हमारा जो है कि विलुप्त प्रजाति हो जाएगा। जो हमारे जंगल में जीव पाया जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि जीन अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं? जीन अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं? देखोगे कोई भी जीव है, मतलब देखते हैं कोई भी जीव है, जैसे देख लेते हैं हम लोग धान है, ठीक है, हाँ धान है, इसका पैदावार अच्छा नहीं था, मतलब ये जो धान का जो फसल है यह ज़्यादा धान नहीं देता था, यह ज़्यादा धान का निर्माण नहीं करता था। लेकिन हम लोग क्या किए, ऐसे क्या करते भैया, किसी कोई धान का पादप है जिसमें धान काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो क्या कर लिए, उससे जीन को निकाल लिए, उससे जीन को निकाल करके अगर इस धान के पादप में मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तब जो हमारा जो धान का पादप बनेगा सर वो जीन काफ़ी ज़्यादा, तब वो क्या करेगा, धान का पादप काफ़ी ज़्यादा धान का निर्माण करेगा। तो मतलब देखोगे ऐसे, देखो जीव शरीर में क्या भैया, वैसे जीव जिसमें बाहरी डीएनए या जीन को प्रवेश कराया जाता है, तो इस घटना को जीन अभियांत्रिकी या जीएमओ कहलाता है। नहीं समझ में आया? मतलब देखो जब कोई भी अच्छे डीएनए या अच्छा जीन को किसी दूसरे जीव के शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो उस घटना को जीन अभियांत्रिकी कहलाता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, तो जीएमओ कहते हैं। इसकी सहायता से पर्यावरण का सुरक्षा भी किया जाता है, पर्यावरण में खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति किया जाता है। अब जैसे देख लेते हैं भैया कि हमारा कोई एक आम का पादप है, वो हमारा आम का पादप जो है कि आम का निर्माण नहीं कर पाता है, तो हम किसी दूसरे का अच्छा अगर आम का पादप है तो उससे जीन को लेकर के अपने आम के पादप में दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब क्या आता है सर, लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब आप बता दो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या होता है। देखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर, मासिक चक्र का वर्णन करें और इसमें परिवर्तन घटना को लिखे। देखिएगा प्राइमेट्स मादाओं में
मादाओं के जनन चक्र के दौरान, प्रेमेट्स मादाओं में जनन चक्र के दौरान होने वाले परिवर्तन को मासिक चक्र कहते हैं। मतलब देखो भैया, अगर ये कोई बहना है, कोई ये क्या भैया लड़की है, ठीक है, देखोगे अगर ये कोई लड़की है, ठीक है, ये क्या करेगी मेरे भाई, अगर इसका उम्र 14 वर्ष हो गया या 15 वर्ष हो गया, तो इसके शरीर में क्या होता है सर, इसका जो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, गर्भाशय कहते हैं। तो गर्भाशय में क्या होता है कि हमारा जो 3 परत पाया जाएगा, गर्भाशय में देखोगे भैया, गर्भाशय में जो है कि हमारा 3 परत पाया जाएगा। बिल्कुल देखोगे गर्भाशय में सर कितने परत पाए जाते हैं, तो बिल्कुल हमारा 3 परत पाया जाता है। देखो भैया गर्भाशय में कितने परत, तो सर हमारा बिल्कुल का बिल्कुल 3 परत पाया जाता है। तो जब गर्भाशय का हमारा आंतरिक परत टूटता है, देखोगे भैया जब क्या करेंगे कि गर्भाशय का हमारा आंतरिक परत, ये जो आंतरिक परत है, ये जब टूटेगा सर, तो हमारा क्या करेगा, ये जो टूटेगा, ये टूटता है और ये क्या करेगा, योनि मार्ग के द्वारा ब्लडिंग का स्तरवन करेगा। ये क्या करेगा भैया, तो ब्लडिंग का स्तरवन करेगा, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मतलब कोई भी अगर लड़की है जो क्या करेगा, अपना भैया किशोरा अवस्था के बाद प्रजनन की अवस्था में, अपने यौन अवस्था में प्रवेश करेगी, तो उसके शरीर में क्या होता है, गर्भाशय में अंतः परत टूटने लगता है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। और उसके द्वारा क्या होता है कि योनि मार्ग के द्वारा क्या होता है सर, ब्लड का स्तरवन होता है, जिसको क्या कहते हैं, तो मासिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, देखोगे यह 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। मतलब 12 से 13 में भी होता है, किसी में 15 वर्ष में भी होता है। ठीक है, तो यह क्या होता है सर, 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है और 45 वर्ष की उम्र में क्या होता है सर, यह खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिएगा एक मासिक चक्र को पूर्ण होने में 28 से 30 दिन का समय लगता है। सर एक जो मासिक चक्र होता है, मतलब देखते हैं अगर इस बहन में अभी मासिक चक्र स्टार्ट हुआ, ठीक है, तकरीबन 28 दिन लग जाता है इस मासिक चक्र को पूर्ण होने में। अब चलते हैं, इस मासिक चक्र का कुछ घटना है, देखोगे सर इस मासिक चक्र का कुछ घटना है। देखोगे मेरे भाई, अगर क्लास नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपके लिए सेशन लेकर के नहीं आऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सोच रहे हैं कि बायोलॉजी में 2009 से लेकर के 2024 तक का टोटल क्वेश्चन करवा दें। क्या लगा दोगे सर, 2009 से 2024 तक का। लेकिन बात ये है ना कि आप लोग भी सपोर्ट करो ना मेरे भाई, क्लास किया करो ना, टाइम पर आओ, पूरा क्लास को देखो, उसके बाद फिर चले जाओ। फिर क्या दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दो, सर ये क्वेश्चन में दिक्कत हुई है, तो फिर मैं नेक्स्ट रोज आपके कमेंट को पढ़ता हूँ, डेली एनालिसिस करता हूँ, फिर उस कमेंट को लिख के आऊँगा जो क्वेश्चन दिक्कत होगी। देखिए मासिक चक्र में क्या परिवर्तन होता है, 3 से 5 दिन तक रक्त का स्तरवन होता है। अगर कोई भी लड़की में मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है तो 3 से 5 दिन तक क्या होता है कि भैया रक्त का स्तरवन होता है, मतलब ब्लडिंग होता है, उसके योनि मार्ग के द्वारा ब्लडिंग होता है। और 6 से 13 दिन तक क्या होता है भैया, पूटक का निर्माण होता है। मतलब जो उसके अंडाशय जो है कि अंडाशय में पहले तो 3 से 5 दिन तक योनि मार्ग के द्वारा ब्लड निकलेगा, ठीक है, फिर क्या करेगा भैया, तो जो अंडाशय है, अंडाशय में पूटक का निर्माण होने लगता है। ठीक है, और देखिएगा 14वें दिनों में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। मतलब देखो अगर देखोगे भैया, अगर आज क्या होगा, देखो एक सेकेंड, अगर आज क्या होता है, कोई भी लड़की या कोई भी महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है, अगर 14वें दिन में, अगर वो क्या भैया 14 दिन में अगर क्या करती है, किसी के भी साथ संबंध बनाती है, तो अगर 14वें दिनों में बनाएगी तो क्या हो जाएगा, वो महिला जो है कि पूर्ण रूप से गर्भ धारण हो जाएगी। ठीक है, और याद रखिएगा पीठ पिंडक का प्रवस्था 16 से 28 दिनों में होता है। क्या लगा दोगे, तो पीठ पिंडक का जो प्रवस्था है कि सर हमारा 16 से 28 दिनों में होता है। ये रहा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। सर अगला क्वेश्चन क्या है कि एड्स रोग को परिभाषित करें, एड्स रोग का क्या लक्षण है। देखोगे एड्स रोग को परिभाषित करें, एड्स रोग का क्या लक्षण है, एड्स रोग कैसे फैलता है, इसको दूर करने का कारण 2009 में पूछा गया था। जी सर 2009 में पूछा गया था, और पूरे के पूरे 5 मार्क्स पर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं अभी, तो वो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखोगे यह कैसा रोग है, तो सर यह आपको एक प्रकार का, और क्या भैया, तो यह एक प्रकार का आपको वायरस जनित रोग है। मतलब जो एड्स रोग जो है वह आपको वायरस के कारण फैलने वाला रोग है। ठीक है, यह रोग रिट्रो वायरस के कारण फैलता है। ये देखोगे बहना ऑब्जेक्टिव में आता है, एड्स रोग कौन से वायरस के कारण फैलता है, तो सर हमारा रिट्रो वायरस के कारण
कारण फैलता है। यह रोग उपार्जित गुणों के उपार्जित या प्रतिरक्षा तंत्र की कमी के कारण होने पर होता है। मतलब देखोगे, या तो जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब जो माता पिता के द्वारा जो उत्पन्न होता है, अगर उसमें कमी हो गया तब यह रोग उत्पन्न हो जाएगा। अगर देखेंगे भैया एड्स रोग में एक ऐसा भी होता है, देखोगे एड्स रोग में अगर देखो ये भैया देखो ये कोई महिला है, ठीक है, ये पहले से एड्स रोग से ग्रसित है, ठीक है, और इसके साथ कोई पुरुष है, ठीक है भैया, अगर इस महिला के साथ यौन संबंध बनाता, अगर यौन की क्रिया करेगी, मैथुन की क्रिया करेगा ये दोनों, तो हमारे स्वस्थ व्यक्ति जो है स्वस्थ शरीर में भी क्या हो जाएगा, तो अगर अगर ये कोई व्यक्ति है, अगर इस महिला के साथ अगर ये यौन संबंध बनाता है तो इस स्वस्थ व्यक्ति में भी आपको एड्स रोग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इस रोग, यह रोग जो भैया इस रोग में टी कोशिका, टी लसिकानु कोशिका जो भैया वह प्रभावित होता है, टी लिम्फोसाइट कोशिका एड्स रोग में प्रभावित होता है। अब देखोगे, अब एक क्वेश्चन क्या आता है सर, देखोगे एड्स रोग में हमारा कौन सी कोशिका नष्ट होता है, देखिएगा इस रोग में टी हेल्पर कोशिका नष्ट हो जाता है। याद रखोगे कौन सी कोशिका नष्ट होता है, तो सर हमारा टी हेल्पर कोशिका क्या होता है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा एड्स रोग क्या है सर, एड्स रोग एक प्रकार को तो आपको वायरस रोग है, बहुत अच्छी बात है। किसके कारण होता है, तो सर हमारा रेट्रो वायरस, किसके कारण होता है सर, रेट्रो वायरस के कारण एड्स रोग होता है। कैसे होता है, तो सर संक्रमित ब्लड का आदान प्रदान करने से, संक्रमित व्यक्ति के साथ मैथुन क्रिया करने से अनेकों अनेकों प्रकार से एड्स रोग फैलता है। जब बात करते हैं एड्स रोग को मतलब एड्स रोग में कौन सी कोशिका प्रभावित होती है, तो टी लसुकानी कोशिका जो है कि हमारा प्रभावित होगा और टी हेल्पर कोशिका नष्ट हो जाता है। देखिएगा, देखिए भैया, अजन्म क्या भैया, अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने के दौरान एड्स रोग का फैलने का कारण क्या हो जाएगा, तो अनजान व्यक्ति के साथ मैथुन क्रिया करने से, संक्रमित व्यक्ति के संक्रमित भैया रक्त का आदान प्रदान करने से। अब अगर हम देखते हैं कि मेरे साथ में कोई एक व्यक्ति है, अगर वो एड्स रोग से ग्रसित है, ठीक है, अगर वो क्या करेगा, अगर उसके ब्लड को हम अपने शरीर में चढ़ा लेंगे तो भैया हमको भी तो एड्स रोग से ग्रसित हो जाएंगे ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब एड्स रोग का लक्षण क्या है, एड्स रोग का लक्षण निम्नलिखित है, क्या है, तो सर वजन में कमी है, शरीर का दर्द होना, सर का दर्द होना, जो हमारा सिर है, जो माइंड है, सिर का दर्द हो जाएगा, और क्या वजह, वजन में कमी हो जाएगा। और देखोगे मेरे भाई, देखोगे जो मेल है, देखोगे या तो मेल है या तो फीमेल है, ठीक है, इसके जनन तंत्र में इसका जो जनन अंग है, क्या लगा दोगे, इसका जो जनन अंग है, अगर हम भैया बात करते हैं तो फीमेल की अगर बात करते हैं तो योनि मार्ग हो गया, उसके जो बगल वाले जो भाग होते हैं वहां पर छोटा छोटा दाग पड़ जाएगा, जैसे कैंसर का दाग देखते हो मेरे भाई, कोई भी शर्म नहीं करोगे, पढ़ाई करते हो, ठीक है, समझो, जिसको समझना है बेहतर समझोगे। देखिएगा अगर देखोगे भैया वजन में तो कमी होती है सर, सर का तो दर्द होता है, लेकिन ये तो सर नॉर्मल हो गया, हमें कैसे पता चलेगा कि सर हम एड्स रोग से ग्रसित है। देखो आप तो पढ़ाई कर ली हो, लेकिन अगर आपको शर्म आ गया, आप नहीं अच्छे से जान पाए कि सर एड्स रोग का क्या कारण है, कैसे होता है, तो आप अपने माता पिता को नहीं बता पाओगे सर हम जो है कि एड्स रोग से ग्रसित हैं। अगर कोई स्टूडेंट होगा भी तो वो शर्म कर लेगा, शर्म नहीं करना है। देखोगे अगर कोई भी, देखो भैया अगर कोई भी क्या देखोगे, ये क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, देखोगे एक सेकेंड, ये देखिएगा बहना, ये देखोगे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा कोई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये देखोगे हमारा क्या भैया, तो ये हमारा कोई अगर मेल है, ठीक है, अगर देखते हैं यहाँ पर अगर इसका अंडकोश पाया जाता है, ठीक है, तो अंडकोश के जो बीच वाला भाग जो होता है वहाँ पर मेरे भाई ये दागनुमा संरचना होता है, बहुत जरूरी है समझना, ऐसे ऐसे दागनुमा संरचना पाया जाता है, ठीक है, जैसे आपको दिनाई हो जाता है, जैसे खुजली हो जाता है, उसी तरह का दागनुमा संरचना होता है। तो अगर वैसा हो जाएगा, उस तरह उस जगह पानी भरने लगेगा बार बार, अगर वैसा चितकबरा जैसा होने लगेगा तो उस वैसे मतलब होता है कि एड्स रोग से प्रभावित हो रहा है। इसमें क्या होता है, हमारा स्किन प्रभावित होता है, ठीक है, स्किन प्रभावित होता है, और इसलिए बोलते हैं बहना एड्स रोग का कोई भी तोड़ नहीं है, एड्स रोग का कोई इलाज नहीं है मेरे भाई, कोई इलाज नहीं है। इसके कारण इस बीमारी के बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर एड्स रोग का थोड़ा भी किसी के शरीर में लक्षण पाया जाएगा तो वो शुरू से क्या करेगा, उपचार करेगा तो ठीक हो जाएगा। इसके कारण बोलते हैं, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, टीकाकरण से आप क्या समझते हैं,
सर ये क्या बता रहे हो सर? टीकाकरण तो हम समझते हैं, जब बचपन थे तो आंगनबाड़ी से मैम आती थी और टीका दे करके जाती थी। टीकाकरण समझते हो ना बहना? जब हम लोग बचपन थे, जब हम लोग का दिन बचपन का था बहना, तो क्या होता था, जब हम 12 वर्ष के थे तो आंगनबाड़ी से एक मैडम आती थी, ठीक है, एक मैडम आती थी घर घर, और एक मुंह में क्या करती थी, तो एक बूंद टीकाकरण दे देती थी, एक दवाई को दे देती थी, और नाखून पर जो है कि क्या करती थी, जो हमारा मार्कर होता है, मार्कर से नाखून पर घस देती थी। सही बता दो मेरे भाई बहना, सही में ऐसे होता था ना? हम लोग को भी साथ हुआ है, हम लोग भी किए हैं। ये क्या होता है देखोगे, देखोगे यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी सूक्ष्म जीव से उत्पन्न प्रोटीन को अति सूक्ष्म मात्रा में, ठीक है, शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिसको टीकाकरण कहते हैं। अब देखोगे सर क्या होता है, देखो अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया, कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, वो तुरंत बुखार हो जाएगा, सर्दी हो जाता, नहीं देखते हो? अगर कोई भी नवजात शिशु जन्म लेता है, नवजात शिशु जन्म लेगा, देखते होंगे बार बार उसको तबीयत खराब हो जाएगा, सर्दी जुकाम ये वो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, उसके अंदर जो है कि प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा कमजोर होता है। तो एक आता हमारा टीकाकरण। देखोगे टीकाकरण क्या होता है, वह सूक्ष्म जीव, क्या लगा दोगे सर, वह सूक्ष्म जीव जिसके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है सर, मजबूत होता है, जिसके अंदर क्या होता है, तो इम्यून सिस्टम काफी मजबूत होता है। हम क्या करेंगे, उस जीव को मार करके, ठीक है, उसका जो प्रोटीन होता है उसको ले करके उसका प्रक्रिया कराया जाता है, टीकाकरण बनाया जाता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम को मिला करके उसको क्या करते हैं, अगर उसके प्रोटीन को अगर सूक्ष्म मात्रा में अगर इस नवजात शिशु के शरीर में प्रवेश कराएंगे टीकाकरण के दौरान, तो वो क्या करेगा, जो हमारा, अगर देखो हम एक बूंद मुंह में लिए हैं तो वो हमारे शरीर में जाएगा, और जो हमारे शरीर में जो पहले से WBC है उसको उत्तेजित करेगा, जो भी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र है उसको उत्तेजित करेगा, उसको उजागर करेगा, उसको मजबूत करेगा कि बाहर से जो हमारे अंदर जो रोग उत्पन्न होगा उसके खिलाफ लड़ने का, उसके खिलाफ काम करने का। समझ में आया टीकाकरण क्या कहलाता है? देखिएगा टीकाकरण प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति गुण पर आधारित है, ठीक है। देखिएगा टीकाकरण करने से किसी भी नवजात शिशु के शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग से बचाया जाता है, अर्थात यह हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। कहीं तो दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कहीं तो दिक्कत नहीं है कि सर टीकाकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या देखिएगा कि जैव प्रौद्योगिकी क्या कहलाता है। देखोगे सर जैव प्रौद्योगिकी क्या कहलाता है और इसका कृषि क्षेत्र में कैसा योगदान है। देखोगे आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करने के पश्चात, ठीक है, मानव कल्याण के लिए उत्पादन को प्राप्त करने की घटना आनुवांशिक क्या भैया, तो जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब देखोगे हमारा भैया, देखो भाई, देखो आनुवांशिक पदार्थ तो बोल दिया, अब यहाँ पर सोचोगे सर कोई सजीव में होता है क्या। देखो बहना, धान का खेती है, कहीं पर गोभी का खेती हो रहा है, ठीक है, कहीं पर धान की खेती है या फिर गोभी की खेती हो रही है, तो वैसे जगह पर क्या किया जाता है, अगर हम देखते हैं कि सर हमारा क्या है, धान का निर्माण काफ़ी कम हो रहा है, ठीक है, अगर हम देखते हैं फूल गोभी का खेत में बहुत कम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, विशेष प्रकार का क्या करते हैं कि सर हम दवाई को छिड़काव करते हैं, ठीक है, छिड़काव करते हैं, उसका कीड़ा मर जाता है, उसका उपजाऊ क्षमता अधिक हो जाता है, तो वही हमारा जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। मतलब अगर कोई भी जीव है, अगर हम बात करते हैं कोई, देखो भैया अगर करते हैं, देखोगे जर्सी गाय का क्या करते हैं सर, देखोगे जर्सी गाय का अगर हम उपयोग करते हैं, देखोगे जर्सी गाय में क्या होता है कि हमारा जो है जर्सी गाय में क्या करते हैं, तो दो अंतः प्रजनन होता है ना, दो अलग अलग जीवों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो वही एक तरह का ये हो गया। अगर किसी भी जीव का आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है, उसके पश्चात, लेकिन किसके लिए करेंगे, तो मानव के खाद्य पदार्थ में वृद्धि करने के लिए, तो वह घटना हमारा जैव प्रौद्योगिकी कहलाया। अब देखो सर कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या योगदान है, क्या लगाओगे, तो जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या योगदान है। देखिएगा जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, कृषि क्षेत्र में देखो इसमें से बहुत सारे सूक्ष्म जीव कुछ समूह क्या करते हैं, आते हैं, जो मिट्टी का नाइट्रोजन क्षमता को आपूर्ति करता है। देखो हम क्या कर रहे हैं कि सर हम लोग क्या करते हैं,
खेती करते, ठीक है, खेती करते हैं। खेती का जो मृदा है, देखो भैया, जो खेती करते हैं, ये जो खेती का जो हमारा मृदा जो मिट्टी है उसका उपजाऊ क्षमता सही नहीं है। उसमें क्या हो रहा है, धान उन लगाते नहीं लगता, मकई लगाते हैं तो सूख जाता है। तो क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी आते हैं जो क्या करेगा, ये जो मिट्टी है इस मिट्टी के उपजाऊ क्षमता को भैया बनाए रखता है। मिट्टी में क्या करेगा कि उपजाऊ क्षमता को बनाता है। तो उस क्या करेंगे, वैसे सूक्ष्म जीव को मृदा में डाल देंगे, उसका उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगा। दूसरा रूप से देखिएगा जैविक खाद, इसके अंतर्गत ऐसे मूत्र आता है, गोबर आता है, पेड़ पौधे के टूटे भाग इत्यादि। जैसे देखोगे अगर हमारा ये खेत का क्या भैया मिट्टी है, ठीक है, हाँ, अगर इसमें क्या करेंगे, गोबर है, मल मूत्र है, या कोई पौधा है मर गया है, या कोई जानवर मर गया है, अगर हम जिस जगह से डाल देंगे ना, अगर देखो मल मूत्र हो गया या गोबर को ले जा करके अगर हम खेत में छिड़काव कर देंगे और मिट्टी के साथ मिला देंगे, तो वो क्या करेगा, मिट्टी का उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा। उसमें क्या होगा, फसल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा। और देखिएगा परजीवी फसल, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा अच्छे गुण वाले क्या जीनों को प्रवेश कराकर उन्नत किस्म तैयार किया जाता है। देखोगे परजीवी फसल क्या होता है, यही तो बताया गया ना। अगर देखोगे भैया जैव प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग करके अच्छे फसल का तैयार किया जाता है। मतलब अगर देखते हैं कोई खेती कर रहा है या किसी के पास बहुत सारा है, पपीता का पादप लगा दिया है लेकिन उसमें पपीता सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, विशेष प्रकार का दवाई लाते हैं, अगर उस पादप में डाल देते हैं, वो क्या करेगा भैया, या नहीं तो देखोगे फसल इसकी सहायता से क्या करते हैं, दो अलग अलग पादपों का क्या करते हैं, जीन को लेकर के जब हम एक ही जगह पर एक ही जीन में जब हम क्या करते हैं मिश्र कराते हैं, तो उसके पश्चात हमारा एक अच्छा फसल का निर्माण होता है, जो क्या करेगा भैया, तो काफ़ी अच्छा उन्नत होता है, जो तैयार किया जाता है, जो हमारे भोजन में उत्तरदायी होता है। जैसे क्या सर, गोल्डन राइस, सर गोल्डन राइस बहुत अच्छी बात है। परजीवी टमाटर में क्या होता है, देखोगे भाई ना, तो परजीवी टमाटर का जो पौधा है ना, वो अंदर में टमाटर भी होता है और उसमें आलू भी पाया जाता है, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं और इसका जो है कि कृषि क्षेत्र में क्या योगदान है, सर बता दो। हमने बता दिया मेरे भाई, और आपको 2009 का पूरा पेपर खत्म। सर 2009 का इतना छोटा पेपर था, हाँ भैया 2009 का जो है मेरी बहना बहुत ही छोटा पेपर था, मात्र 10 ऑब्जेक्टिव था, मात्र 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है। और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, अगर आप लोग डेली आओगे मेरे भाई, तो कल मैं आपके लिए 2010 का पेपर लेकर के आऊँगा। सभी कोई चाहते हो कि सर जो है आप बायोलॉजी में 2009 से लेकर के, क्या सभी कोई चाहते हो सर 2009 से लेकर के 2024 तक का पूरा पेपर करवा दो सर, ऑब्जेक्टिव भी और इसका टोटल सब्जेक्टिव, क्या चाहते हो सर 2009 से 2024 तक का एक एक सेट करवा दो सर, जैसे आपने आज करवाया है मेरे भाई। अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, तो मैं लेकर के आऊँगा, वरना फिर मैं कल से वही 100 ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना पढ़ाई करते रहो, धन्यवाद।